हेलो बच्चों, आपको पता है कि हम लोगों ने बायो का चैप्टर जो स्टार्ट करा हुआ है, स्ट्रैटेजी इज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, चैप्टर 9। सो आज हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो है जी, व्हाट आर द मेथड एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग। इससे पहले रिवीजन में मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया था कि किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, और अच्छा अगर आपको अच्छा मिल्क चाहिए तो क्या क्या मेथड मेंटेन करनी है। एक तो शेल्टर अच्छा होना चाहिए, फिर जी बैलेंस फूड देना चाहिए उनको जो आपकी काउज हैं, फिर मेडिकल चेकअप हमेशा होते रहना चाहिए, पीरियोडिक मेडिकल चेकअप होना चाहिए ताकि उनमें बीमारी ना हो। अब एनिमल ब्रीडिंग के अलग अलग मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है बेटा इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है बेटा एक ही कंट्री में सेम स्पीशीज़ के बीच में ब्रीड करना। फिर है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में एक स्पीशीज़ की एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी के साथ ब्रीड करना। आउट क्रॉसिंग, ठीक है, आउट क्रॉसिंग होता है कंट्री के बाहर क्रॉस करवाना। क्रॉस ब्रीडिंग होता है जी जब आप डिफरेंट वैरायटीज़ को आपस में ब्रीड करते हो। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो स्पीशीज़ एक दूसरे से मैच नहीं करती, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, उनमें हम ब्रीडिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करो, म्यूल, जो म्यूल है वो है जी ब्रीडिंग प्रोडक्ट ऑफ हॉर्स एंड डंकी, ठीक है। फिर उसके बाद है जी बैक्टीरियल डिजीजेस। बताइए कैटल की कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। तो एक तो जी एंथ्रेक्स बीमारी है, ये भी बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरिया से होती है। फिर है जी बेटा ब्लैक क्वार्टर, ये भी उसी से होती है। और सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया होता है बेटा एक तरह का ब्लड इन्फेक्शन, सो ये भी बैक्टीरिया से ही होता है। आगे डिफाइन सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज स्टिमुलेशन ऑफ हेल्दी काउ by injecting reproductive hormone to release more ova from its ovaries। आपको याद है होगा कि जब हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर किया था तो आपको मैंने बहुत सारे हार्मोन्स बताए थे। फॉलिक, जब हम खासकर ओव्यूलेटरी साइकिल कर रहे थे, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैंने बताया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में आपको बताया था अगर आपको याद हो। तो जब हम किसी काऊ के अंदर वो हार्मोन डाल दें, रिप्रोडक्टिव हार्मोन इंजेक्ट कर दें बाहर से ताकि उसके एग ज़्यादा बने, उसको सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। सुपर ओव्यूलेशन जिसमें हम हेल्दी काऊ के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन ताकि वो ज़्यादा एग्स रिलीज़ करे ओवरीज में से। सो अगर वो ज़्यादा एग रिलीज़ करेगी तो बेटा वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ जाएंगे, तो हम ज़्यादा ब्रीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सरोगेट मदर क्या होता है, ये तो आपको याद होगा, मैंने जब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। रीज़न बहुत से हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न होता है बेटा उनकी फलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती हैं बाय बर्थ, या आप कह सकते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब फलोपियन ट्यूब फीमेल की है, वहीं पे तो बेटा एग और स्पर्म ने फ्यूज़ होना है, तो अगर फलोपियन ट्यूब ही बंद होगी तो एग तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। चाहे वो जितने मर्जी वहाँ पे स्पर्म हो, तो पर रास्ते में अगर एग के का रास्ता बंद है, फलोपियन ट्यूब ही बंद होगी, तो ना तो एग स्पर्म की तरफ आ पाएगा ना स्पर्म एग की तरफ आ पाएगा, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। दूसरा, कभी कभी जो यूट्रस होता है फीमेल का उसमें फेब्रॉइड यूट्रस हो जाता है। फेब्रॉइड का मतलब फेब्रॉइड्स बन जाते हैं, तो जहाँ पे बेबी ने ग्रो होना होता है वहाँ पे पूरे यूट्रस में सेल्स भर जाते हैं, टिश्यू भर जाते हैं। टिश्यू भरने से क्या होता है बेटा, टिश्यू भरने से बेबी के लिए ग्रो करने के लिए जगह नहीं होती, तो या तो फेब्रॉइड यूट्रस की प्रॉब्लम हो या फीमेल के अंदर हो जी फलोपियन ट्यूब्स क्लोज्ड हो या उसके अंदर एग कम बने। इन केसेस में क्या होता है, ऐसी फीमेल्स के एग को
एमनियोसेंटेसिस और अलग टेक्निक्स के साथ बाहर निकाल लिया जाता है, और इस एग को मेल के स्पर्म के साथ फ्यूज़ किया जाता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी बना है, यानी जो जाइगोट बना है, उसको किसी और वुमन के यूट्रस, हेल्दी वुमन के यूट्रस में इंक्यूबेट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और वो वुमन उस बच्चे को बेयर करती है 9 मंथ्स तक। उसको सरोगेट मदर बोलते हैं, यानी किराए की मदर, किराए की माँ। उसका सिर्फ हम यूट्रस यूज़ कर रहे हैं, एग भी हस्बैंड का है, सॉरी एग वाइफ का है, स्पर्म हस्बैंड का है। दोनों चीज़ों को यूज़ करके जो जाइगोट बनाया, उस जाइगोट को बस ग्रो करने के लिए हम यूट्रस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस तरह से फीमेल ह्यूमंस के अंदर हम सरोगेसी करते हैं, सरोगेट मदर के थ्रू बेबी डिलीवर करते हैं, इसी तरह बेटा एनिमल्स में भी हो सकता है। तो काओ जो कैरी करती है एम्ब्रियो ऑफ सुपीरियर ब्रीड ऑफ काओ इम्प्लांटेड इन इट्स यूट्रस बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक से जिस तरह ह्यूमन फीमेल के यूट्रस के अंदर हम डाल देते हैं एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए, इसी तरह जब हम किसी काऊ के यूट्रस के अंदर डाल दें एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए, उसको सरोगेट मदर बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी बहुत हाई क्वालिटी वाली फीमेल होती है, हाई क्वालिटी वाला मेल होता है, पर उस फीमेल का यूट्रस हेल्दी नहीं होता, उसमें कोई ना कोई बीमारी होती है। तो उससे रिकवर होने के लिए, अब अगर यूट्रस वर्क नहीं कर रहा तो बेटा हेल्दी एग्स का, हेल्दी स्पर्म्स का होने का क्या फ़ायदा? क्योंकि यूट्रस वो प्लेस है जहाँ पे एम्ब्रियो ने ग्रो करना है। तो वही वाला मेथड फॉलो किया जाता है, एक हेल्दी काऊ चूज़ कर ली जाती है जिसका यूट्रस हेल्दी है। सो एम्ब्रियो जनरेट किया जाता है, सुपर क्वालिटी वाला एम्ब्रियो। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर क्वालिटी? ऐसी काऊ को चूज़ किया जाता है जिसमें बहुत अच्छे करैक्टर हैं, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन का अच्छा करैक्टर है, जिसमें लेबर हेल्थ यानी हेल्दी मसल्स के अच्छे करैक्टर है, स्ट्रॉन्ग मसल्स के करैक्टर है मेल में। तो इन दोनों के एग और स्पर्म को फ्यूज़ करके टेस्ट ट्यूब बेबी यानी एम्ब्रियो को बना लिया जाता है। उसको फिर जब हेल्दी काऊ के अंदर डाला जाता है तो ये सरोगेट मदर कहलाती है। आगे फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया, इंडिजिनस ब्रीड और एग्जॉटिक ब्रीड में डिफरेंस बताइए। इंडिजिनस ब्रीड जी हमें लेस एग प्रोड्यूस करके देती है, छोटे एग बनाती है, जबकि एग्जॉटिक ब्रीड ज़्यादा अंडे बनाती है और बड़े बनाती है। अच्छा, इंडिजिनस ब्रीड जो बन के जब मैच्योर होती है छोटे साइज़ की होती है, एग्जॉटिक ब्रीड बड़े साइज़ की होती है। इंडिजिनस ब्रीड में मोर इम्यूनिटी होती है कॉमन डिजीज़ के अगेंस्ट, मतलब जो कॉमन बीमारियां एक पर्टिकुलर एरिया की, उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, जबकि एग्जॉटिक ब्रीड के अंदर लेस इम्यूनिटी होती है। एक्चुअल में बेटा एग्जॉटिक ब्रीड आर नथिंग बट फॉरेन ब्रीड। सो फॉरेन की जो ब्रीड होती हैं उनको हम एग्जॉटिक ब्रीड बोलते हैं। तो फॉरेन की ब्रीड तो यूजुअली सर्वाइव करती है फॉरेन वाली एनवायरनमेंट में। जैसे अगर हम इंग्लैंड से कोई ब्रीड ले आएँ, सो आपको पता है कि इंग्लैंड में मैक्सिमम वहाँ पे 2 तरह के सीज़न ही होते हैं, या तो वहाँ पे रेनी सीज़न होता है या वहाँ पे विंटर होती है। बेसिकली विंटर और रेनी सीज़न ही रहता है बेटा वहाँ पे ज़्यादातर। तो वहाँ का जब हम एग्जॉटिक ब्रीड हमारे इंडिया में ले आएँ, माना वो हमें एग बहुत ज़्यादा देगी, पर उसका हमें एक बात का डर ज़रूर रहेगा। और वो डर क्या रहेगा? वो डर बेटा हमें ये रहेगा कि उसको कोई ना कोई हमारी इंडियन डिजीज़ ना हो जाए। सो कॉमन बीमारियां उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है। इस तरह की ब्रीड की इम्यूनिटी कहाँ होगी? अपनी होम कंट्री में। इसी तरह अगर आप इंडियन ब्रीड को वहाँ पे ले जाओगे तो इंडियन ब्रीड वहाँ पे सरवाइव क्यों कर पाएगी? क्योंकि इंडियन ब्रीड आर मोर अडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारे पास बेटा 4 सीज़न होते हैं ना, समर होती है, विंटर होती है, स्प्रिंग सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है। तो हर तरह के सीज़न के अकॉर्डिंगली बॉडी डेवलप हो जाती है। आगे एक वायरस बताइए जिससे बर्ड फ्लू फैला। तो वो वायरस था बेटा H5N1, और इसको H1N1 भी बोलते हैं, बर्ड फ्लू का वायरस था। ये एक एपिडेमिक की तरह नहीं फैला पर पोल्ट्री बर्ड्स में, बट इसने बहुत से स्पीशीज़ को भी इफ़ेक्ट कर दिया। जैसे
कैट्स में भी फैल गया था, ये पिग्स में भी फैल गया था, वाइट टाइगर्स में भी फैल गया था, और जिन लोगों ने इन इन्फेक्टेड बर्ड्स को खाया तो उनमें भी बर्ड फ्लू के सिम्टम्स आ गए थे, फीवर हो गया था, और इवन कई लोगों में की तो डेथ भी हो गई थी। तो वायरस कौन सा था बर्ड फ्लू का? H5N1, और H1N1 भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन टू कंसिडरेशन टू फाइट अगेंस्ट बर्ड फ्लू? क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ली गई जिससे बर्ड फ्लू को कंट्रोल किया गया? एक तो जी, पोल्ट्री इंपोर्ट्स फ्रॉम अफेक्टेड नेशन वर बैंड इन एन एफर्ट टू स्टॉप द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो इसको हम कोरोना से बहुत मैच कर सकते हैं। कोरोना को कैसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा? कैसे कंट्रोल किया कोरोना को? कैसे कंट्रोल किया कोरोना को हम लोगों ने सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन कर दी। खासकर ये चाइना वुहान से स्टार्ट हुआ था, वो फ्लाइट्स बैन कर दी ताकि और मरीज इंडिया में ना आए। तो इसी तरह बर्ड फ्लू के समय क्या किया गया था कि सारे जो चिकन या इंपोर्ट हो रहे थे फ्रॉम अलग अलग कंट्री से, उन इंपोर्ट्स को रोक दिया गया, वहीं के वहीं रोक दिया गया, ताकि बर्ड फ्लू वन कंट्री टू अनदर कंट्री ना फैले। नंबर 2, जितनी भी बर्ड्स थी जिनमें ये बीमारी थी उनको जला दिया गया, परमानेंटली बर्न कर दिया गया। नंबर 3, मोर विजाइल अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ डिजीज पोल्ट्री बर्ड। एक और बात का ध्यान रखा गया कि जितने भी स्मगलिंग वाले एरिया थे जहाँ पे स्मगलिंग के थ्रू चिकन एक्सचेंज होता है या बर्ड्स इंटरेक्ट हो रही थी, उनको भी कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा पुलिस की ड्यूटी लगा दी, कस्टम की ज़्यादा ड्यूटी लगा दी कि इस तरह की स्मगलिंग ना हो। तो क्योंकि इस तरह की स्मगलिंग ना हो और पोल्ट्री बर्ड्स जो अनहेल्दी हैं, जो डिजीज्ड हैं, वो हेल्दी कंट्रीज़ में एंटर ना कर जाएं। क्या क्या स्टेप किए गए? पहला स्टेप है जी, पोल्ट्री का इंपोर्ट बैन कर दिया गया डिफरेंट कंट्री से। जितनी भी बीमारियां थी पोल्ट्री अफेक्टेड पोल्ट्री, जिन बर्ड्स में बीमारी थी उनको जला दिया गया। फिर और ज़्यादा कस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिए गए ताकि स्मगलिंग भी ना हो, क्योंकि अगर स्मगल्ड होके भी पोल्ट्री बर्ड पहुंच रही थी दूसरी कंट्रीज़ में तो बीमारी को वो प्रॉम्पर कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉप इम्प्रूवमेंट? क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है टेक्निक्स जिसकी मदद से जिसमें हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स एक प्लांट के चूज़ कर लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल्स में, और फाइनली वो कॉमन यूज़ के लिए आ जाती है फार्मर के लिए। इसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट बोलते हैं सिंपल वे में। जब हम बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। फिर है बेटा, कौन कौन से करेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए इम्प्रूव्ड सीड में? इम्प्रूव्ड वर्ड आ गया। इम्प्रूव्ड का मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड में। एक तो जी जो सीड है उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, उनका जर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप उसको मिट्टी में डालो और उसको सॉइल प्रोवाइड करो, वाटर प्रोवाइड करो, एकदम वो जर्मिनेट कर लें। और इस तरह के सीड डिजीज़ से फ्री होने चाहिए। और फाइनली ये फ्री होने चाहिए फ्रॉम वीड सीड। वीड का सीड का मतलब क्या है कि कभी कभी जब सीड उगते हैं, प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो बेटा उनके साथ ना अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करने लग जाते हैं जिनको हम वीड्स बोलते हैं। तो क्यों ना ऐसी वैरायटी जनरेट की जाए जिसमें वीड्स ही नहीं ग्रो करें। तो वो भी जेनेटिकली इंजीनियरिंग के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ पॉसिबल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो गया। ऐसी वैरायटीज़ अब आ गई हैं जिनमें वीड्स लगते ही नहीं, यानी आप कह सकते हो अनवांटेड पौधे ग्रो ही नहीं करते। नेक्स्ट, हाउ पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग इज़ यूजफुल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स आजकल हमारे पास है वो नेचुरल पॉलीप्लॉइड है, या तो उनमें क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा है या कम है। वीट, राइस, शुगर कोइन एंड कॉटन। ठीक है,
एलोप्लॉइड आर यूज टू गेट फर्टाइल हाइब्रिड बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड जनरा। सो हम अलग अलग स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करके ऐसा हाइब्रिड बनाते हैं जिसमें अलग अलग करेक्टर्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट करेक्टर वो कैरी करता है। बाय इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी मैनी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी एंड अदर डिजायरेबल करेक्टर हैव बीन इंट्रोड्यूस इन सम प्लांट वैरायटी। सपोज एक प्लांट है, सपोज एक हमारे पास प्लांट है, ठीक है, और उसको बीमारियां बहुत लगती हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अगर हम उसके अंदर कुछ ऐसे जीन डाल दें, कुछ ऐसे करेक्टर डाल दें जो उन बीमारियों को ना होने दें, तो हमारे पास ऐसी ब्रीड आ जाएगी जो डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी, जिसको जहां मर्जी लगा लो बीमारी नहीं लगेगी, वो भी इससे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप इंप्रूवमेंट के अलग अलग मेथड के सिर्फ नाम बताने हैं। सिलेक्शन, जिसके अंदर हम बेस्ट करेक्टर वाला प्लांट चूज करते हैं। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ को क्रॉस करते हैं। फिर है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। फिर म्यूटेशन हम इंड्यूस कर सकते हैं, म्यूटेशन की मदद से और टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन मीट क्लास।